नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब के चैनल पर। तो आज हम पॉलिटी के सिलेबस को देखेंगे कि मतलब पॉलिटी में कौन कौन सी चीजें पढ़ाई जाती हैं, खासकर यूपीएससी और यूपीपीसी जैसे एग्जामों में। हालांकि ये हिस्से तो अमूमन सारे एग्जाम में जीएस प्रश्न पत्रों में मतलब ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उनका जो मतलब वो जो प्रश्नों का नेचर होता है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के प्रश्नों से अलग होता है। वहां डायरेक्टली फैक्चुअल पूछते हैं और यहाँ थोड़ा कंसेप्चुअल भी पूछा जाता है। तो ये पीछे मैंने लिखा हुआ है, सॉरी, इसको मैं थोड़ा, नहीं ठीक है, ठीक है, आइए। तो मैं पहले पढ़ देता हूँ कि क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं। पहला है भारत में संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है। दूसरा है संविधान का निर्माण। तीसरा है कुछ मूलभूत बातें, ये मैंने अपने से जोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कुछ मैं बेसिक बातें, कुछ फंडामेंटल चीजें मैं इसमें इसलिए बताऊंगा जो आगे के लिए जरूरी होंगी, इसलिए बताई जाएंगी वो चीजें। जैसे जैसे मैं बता दूंगा कि राज्य व्यवस्था क्या है, संविधानवाद क्या होता है, संविधान क्या है। फिर मैं बता दूंगा कि संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, हाँ? संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक संस्थाएं, फिर उसके अंतर्गत भी कार्यकारी संस्थाएं, सांविधिक संस्थाएं, इस तरीके की चीजें। फिर बहुमत के प्रकार, कुछ मूलभूत बातें होंगी जो आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हिस्सा होगा प्रस्तावना का। प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल, उद्देशिका जिसको बोलते हैं। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, अगला टॉपिक। अगला नागरिकता, फिर मूल अधिकार, फिर राज्य के नीति के निदेशक तत्व। मूल कर्तव्य, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। फिर अगला हिस्सा होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम सीएजी बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फिर भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राज्य की कार्यपालिका, इसके अंतर्गत क्या देखेंगे? देखो, यहाँ संघ की कार्यपालिका है, यहाँ राज्य की भी कार्यपालिका है। तो राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। आगे देखिए। फिर राज्य का महाधिवक्ता देखिए। फिर संघ का विधानमंडल। संघ का विधानमंडल मतलब संसद। अगला हिस्सा होगा राज्य का विधानमंडल। फिर संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मूल ढांचा, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इसमें ब्रैकेट में स्रोत लिखा हुआ है। स्रोत मतलब कि जैसे आप पढ़ते होंगे ना कि फंडामेंटल, अरे राइट्स, हाँ, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से गृहित है। ऐसी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, तो स्रोत हम यही पढ़ेंगे। और रही बात विशेषताओं की, तो विशेषताएं कुछ अलग से नहीं है, आपको बता दो। ये सब चीजें जब हम पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली इन्हीं का समरी है ये, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हीं चीजों को समराइज करके लिखी जाती है इसमें विशेषताओं में, कुछ और है ही नहीं। अगला न्यायपालिका, फिर स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार मतलब लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में क्या चीजें होती हैं? जैसे पंचायती राज, है ना, नगर पालिका। जन प्रतिनिधित्व कानून, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का कानून है। चुनाव से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है ये। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, ये पढ़ेंगे। फिर केंद्र राज्य संबंध। फिर तुलना, संवैधानिक योजनाओं का। तुलना में मतलब जैसे भारत के संवैधानिक योजनाओं की तुलना विश्व के कुछ, है ना, प्रमुख संविधान की योजनाओं के साथ करेंगे तुलना। वहां से यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछा हुआ है ब्रिटेन के संविधान से, मैं आपको दिखाऊंगा। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल। देखो, आर्टिकल जब हम पढ़ेंगे ना, अनुच्छेद, तो इन सब चीजों के अंतर्गत प्रमुख अनुच्छेद वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे अनुच्छेद होते हैं जो कि बेहद बहुत महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, उनको मैं अलग से पढ़वाऊंगा। संस्थाएं और आयोग लास्ट में, जैसे निर्वाचन आयोग है ना, ओबीसी कमीशन है, एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है, वह नीति आयोग है, उस तरीके की संस्थाएं और आयोग। यहाँ जो मैंने टिक किया हुआ है, यहाँ से यूपीएससी ने 2025 की परीक्षा में
प्रीलिम्स में एक प्रश्न पूछा हुआ है। प्रीलिम्स में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, आपको बताया है। प्रीलिम्स में 2 प्रश्न पत्र, पहला जीएस फर्स्ट का और दूसरा सी सेट का, जिसको जीएस 2 भी कहा जाता है, सी सेट। ठीक, अब देखिए 2025 में जो प्रश्न आए हुए हैं पॉलिटी में, मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना? चलो इधर ही कहीं लगाऊंगा स्क्रीन पे, आप देखिएगा। पहला प्रश्न है, देखो यूपीएससी के प्रीलिम्स में 4 सेट में प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। ठीक, तो सेट ए का मैं प्रश्न उठा रहा हूं। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, और आपको बता दूं, देखो हम सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं प्रश्नों को। एक बात याद रखिएगा, हम प्रश्नों को सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रश्न यहाँ टॉपिक से मैच न खाएं, है ना? इक्का दुक्का प्रश्न ऐसे होते हैं। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि यूपीएससी देखो कई तरीके के प्रश्न, एक तो स्टैटिक सीधे सीधे पूछते हैं यूपीएससी वाले। ठीक, और एक क्या होता है कि वो लोग कुछ ऐसी चीजों को भी पूछते हैं जो चर्चा में चीजें होती हैं, करंट में। उनका संबंध यहाँ से नहीं होता, लगेगा कि पॉलिटी का है या लगेगा कि ज्योग्राफी का है, लेकिन डायरेक्ट वो सिलेबस से जो चीजें पढ़ी पढ़ाई जाती है वहां से मैच नहीं खाता। और वैसे भी आप देखिए तो आपको पता ही होगा कि कट ऑफ कितनी जाती है, 50% से भी कम। तो कुछ तो रीजन होगा ना कट ऑफ कम जाने का। तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको नहीं किया जाता, लोग नहीं कर पाते, है ना? तो हम सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, बस हम मिला करके देखेंगे। आपको पता तो हो कि कहाँ से किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं। पहला देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन सेट ए का। इधर ही लगा रहा हूँ मैं इस प्रश्न को। ठीक है, इधर ही लगाता हूँ। देखिए अब, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। फिर दूसरा कथन है अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। फिर तीसरा कथन है अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। फिर ऑप्शन यूपीएससी ने बनाया हुआ है उपयुक्त कथनों में कौन कौन से सही है। फिर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन से मतलब नहीं, हम देखते हैं कि कहाँ से ये प्रश्न पूछा है। देखो जब हम राष्ट्रपति पढ़ते हैं ना, यहाँ संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका के अंदर जब हम राष्ट्रपति पढ़ते हैं ना, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति पड़ती है। ठीक है, तो उसमें पढ़ी पढ़ाई जाती हैं चीजें कि अध्यादेश पूर्ववर्ती हो सकता है कि नहीं हो सकता है, संविधान में संशोधन कर सकता है कि नहीं कर सकता है ना? तो ये प्रश्न वहां से पूछा गया है, संघ की कार्यपालिका से। देखिए यहाँ टिक किया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ राज्य लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उसका वर्णन दिया हुआ है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, उसके सामने क्या लिखा हुआ है, एक किले से राजधानी का नाम पड़ा और राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, नागालैंड को लेकर के दिया हुआ है। नागालैंड के वर्णन के संदर्भ में क्या लिखा हुआ है, यह राज्य एक संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया। तीसरा क्या है, त्रिपुरा, त्रिपुरा के संदर्भ में क्या लिखा हुआ है, प्रारंभ में यह भाग द यानी पार्ट सी का राज्य था, है ना? पार्ट सी राज्य था। यह 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होने पर केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी केंद्र शासित राज्य क्षेत्र बना और बाद में इसने एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। फिर ऑप्शन बनाया हुआ है उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं, कितने सही सुमेलित है ये बताना था। फिर ये प्रश्न पूछा कहाँ से, ये प्रश्न पूछा यहाँ से, संघ और इसका क्षेत्र यहाँ से किया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए 54 का क्वेश्चन नंबर है सेट ए का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है। फिर दूसरा कथन है भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा गया हो अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा पब्लिक, कौन से सही है पब्लिक है। ये कहाँ से पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है राज्यपाल से। जब हम राज्य की कार्यपालिका पढ़ते हैं ना, तो राज्यपाल के अंतर्गत देखो यहाँ से प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ भारत के संविधान में उपबंध लिखा हुआ है और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि किसके अधीन कथित, मतलब किसमें उल्लेख है। पहला है राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण।
उसके सामने क्या लिखा हुआ है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। दूसरा है हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। इसके सामने क्या लिखा हुआ है? मूल कर्तव्य। फिर तीसरा देखिए, कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध। इसके सामने क्या लिखा हुआ है? मूल अधिकार। फिर लिखा है उपयुक्त युगों में से कितने सही सुमेलित हैं। फिर ऑप्शन यूपीएससी ने बनाए हुए। ये प्रश्न कहाँ से पूछा है? ये प्रश्न यहाँ से मिलकर ये जोड़कर पूछा है, मूल अधिकार से, राज्य के निधि निर्देशक तत्व से और मूल कर्तव्य से। देखो तीनों को मिलाकर के ये प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न देखिएगा, है ना? अच्छा, इधर हो जाता हूँ, इस साइड लगाऊंगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। फिर लिखा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो पहला है ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है। दूसरा है संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है। फिर ऑप्शन नीचे यूपीएससी ने बताया बनाया हुआ कि कौन सा सही है ना? यह है। ये प्रश्न कहाँ से पूछा हुआ है? ये प्रश्न पूछा है यहाँ से, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, इसके अंतर्गत ये चीजें पढ़ी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाँ, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 है। सॉरी, एक तरफ संगठन लिखा हुआ है और दूसरी तरफ लिखा हुआ है संघ का मंत्रालय। मतलब ये संगठन किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? पहला प्रश्न है, सॉरी, पहला जो बोर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड। उसके सामने लिखा हुआ है संघ का मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। फिर दूसरा है कायर बोर्ड। फिर लिखा है भारी उद्योग मंत्रालय। फिर तीसरा है राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र। उसके सामने लिखा हुआ है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? फिर ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखो ये मेरे इस नियोजन में कहीं फिट नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि देखो यार बहुत सारे मंत्रालय हैं, उप मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सारे विभाग हैं, है ना? विभाग के अंतर्गत बहुत सारे कार्यालय हैं और किसको किसको ये मंत्रालय, है ना, कंट्रोल करता है। ये सब चीजें बहुत गहराई वाली चीजें हैं। तो वही मैं बोला ना कि कई बार चीजें मतलब करंट में रहती हैं, इसलिए वहां से यूपीएससी पूछ देती है, कुछ भी इरादा रहता हो। खैर चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 59, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। ठीक, किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यह पहला कथन था। दूसरा है राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडित कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। फिर तीसरा है किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्यवाही के लिए दायी नहीं है। फिर नीचे यूपीएससी ने ऑप्शन बनाया हुआ है। अब देखिए ये प्रश्न कहां से पूछा है। देखो जब हम मूल अधिकार पढ़ते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो उसी में समता के कुछ अपवाद हैं, तो समता के अपवाद से ये प्रश्न पूछा हुआ है मूल अधिकार में से। अगला प्रश्न देखिएगा, 86 नंबर प्रश्न। 86 है कि भारत के राष्ट्रपति की क्षमा, है ना, भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है। दूसरा है राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? है ये प्रश्न कहां से पूछा है? ये पूछा है प्रश्न राष्ट्रपति से, यहाँ, सॉरी, हाँ, संघ की कार्यपालिका। देखो एक अध्यादेश में बताया और एक प्रश्न क्षमादान की शक्ति से, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72 हम पढ़ेंगे तो उसमें मिलती है ना, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। आगे देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 87 नंबर का प्रश्न है,
लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। दूसरा है, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। तीसरा है, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। यह प्रश्न कहां से पूछा है? यह प्रश्न पूछा है यहां से, संघ के विधानमंडल से, है ना। एक देखो टिक किया हुआ था, ये भी दो, मतलब 2 टिक लगाया हुआ है यहाँ पे। तो देखो संसद कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है। संसद के अंतर्गत हम विभिन्न पदाधिकारी पढ़ते हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति। तो लोकसभा अध्यक्ष से प्रश्न पूछा है ये वाला। अगला प्रश्न देखिए, 88 नंबर का प्रश्न है, यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का, हाँ देखिए सॉरी, यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। बिल्कुल गलत बात है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। खैर आगे देखिए, भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है, ये दूसरा कथन है। फिर ऑप्शन दिया हुआ है नीचे। यह प्रश्न कहां से पूछा हुआ है? यह प्रश्न पूछा हुआ है यहीं से, संघ का विधानमंडल से, ठीक है। संघ के विधानमंडल से क्यों पूछा हुआ है? अरे मतलब कहां से पूछा हुआ है? तो देखिए, जब हम संसद के सदस्यता की समाप्ति पढ़ते हैं ना, तो उसमें दल बदल विरोधी कानून पढ़ते हैं, जो कि अनुसूची 10 का भाग है। अनुसूची 10 में मतलब उल्लिखित है दल बदल विरोधी कानून। तो वहां से यह प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, 91 का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान है। दूसरा कथन है, मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए और राज्य द्वारा उत्ग्रहित करों और शुल्कों के निवल आगम को मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु सिफारिशें करने के लिए एक आयोग का गठन करता है। फिर लिखा है, उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सही नहीं है, सही नहीं है ऐसा पूछा है। खैर हम सॉल्व तो नहीं कर रहे हैं, इसको रिलेट करते हैं। ये प्रश्न कहां से पूछा है? ये प्रश्न पूछा है यहाँ से, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट से। पंचायती राज पढ़ता है ना, पंचायती राज, नगर पालिका, तो पंचायती राज से ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, 98 नंबर का प्रश्न है, लोकपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल की शक्ति, पहला कथन है, लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त तो होती है, किंतु भारत से बाहर पदस्थापित भारतीय लोक सेवकों पर प्रयुक्त नहीं होती है। दूसरा कथन है, संसद का कोई सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा और केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, चाहे वो पदधारी हो या सेवानिवृत्त हो, इसका अध्यक्ष होगा। तीसरा है, इसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख को 45 वर्ष से कम वय का व्यक्ति नहीं होगा, वय मतलब उम्र। चौथा है, लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच नहीं कर सकता। फिर इससे संबंधित नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। ये प्रश्न कहां से पूछा है? ये प्रश्न यहां से पूछा है, संस्थाएं और आयोग, है ना, लोकपाल लोकायुक्त पढ़ते हैं हम संस्थाओं और आयोग में। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, कथन नहीं है, सॉरी, पहला है अंतर राज्य परिषद, दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, तीसरा है क्षेत्रीय परिषदें। फिर लिखा है कि उपयुक्त में से कितनी भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित है। ए है केवल एक, बी है केवल दो। ऑप्शन से क्या मतलब, देखते हैं कहां से ये प्रश्न पूछा हुआ है। ये प्रश्न जब हम संवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाएं पढ़ते हैं ना, वहां से पूछा हुआ है। अपने नियोजन में कहाँ आएगा, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। 58 नंबर का प्रश्न है। पहला है, 7वीं अनुसूची में सूची 1 संघ सूची। दूसरा है, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तीसरा है, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। फिर लिखा है कि उपयुक्त में से इसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के
विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है। फिर ऑप्शन दिया हुआ है, ये प्रश्न कहाँ से पूछा है, यहाँ से, संविधान संशोधन से। ठीक है, कई प्रकार के संशोधन होते हैं, साधारण बहुमत से भी होते हैं, है ना, विशेष बहुमत से ही, ज्यादातर संशोधन तो विशेष बहुमत से होते हैं, लेकिन और कुछ संशोधन ऐसे भी होते हैं जहाँ आधे से मतलब आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति अनिवार्य होती है। अगला देखिएगा, सॉरी, हाँ, बस ये इतने प्रश्न थे इस बार 2025 के प्रीलिम्स की परीक्षा में पॉलिटी वाले सेक्शन से पूछे गए थे प्रश्न। सबको मैंने मैच करा के दिखाया आपको, है ना, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा, टॉपिक्स को पढ़ने में रुचि आएगी, है ना, रुचि पैदा होगी टॉपिक्स को पढ़ने में। चलिए, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए वीडियो आपको धन्यवाद। फिर मिलेंगे, बाय।